हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहाज लीगल क्रॉनिकल्स। आज हम लोग लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो है वो सोशल सिक्योरिटी और मॉनेटरी रिलीफ जो भी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उनको ये पर्टिकुलर मॉनेटरी रिलीफ और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। उसी तरीके से ये एक्ट भी जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952, ये भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट है एक तरीके का, जो कि प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी और टाइमली मॉनेटरी असिस्टेंट टू द एम्प्लॉयज़ और उनके डिपेंडेंट्स को भी इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। इसके बारे में हम डिटेल में आगे इस आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसमें आगे कंटिन्यूटी में ये एक्ट जो है वो अप्लाई उन एम्प्लॉयज़ पे होता है जिनकी सैलरी जो है वो 15,000 है या 15,000 से कम है। ये 15,000 जो उनकी वेजेस है वो डियरेंस अलाउंस ये सब चीज़ों को मिला करके हो रही है, तब उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ पे ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। ये एक्ट जो है एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी और टाइमली मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। जो लोग लाखों में कमा रहे हैं वो तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अलग अलग जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी प्रॉफिट गेन करते हैं, जिससे उनका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है। बट जिनकी सैलरी ही 15,000 रुपये है या उससे कम है, वो तो अपने डेली नीड्स को भी बहुत मुश्किल से फुलफ़िल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इंडिया के पार्लियामेंट ने 1952 में ये जो एक्ट है इसको बनाया, जो कि मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करता है और सोशल सिक्योरिटी देता है उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है। और ये जो 15,000 का क्राइटेरिया है वो 1 सितंबर 2014 से लेकर के अभी तक ये चल रहा है कंटिन्यूटी में। ये एक्ट जो है वो 15 नवंबर 1951 को बना था, बट लेटर ऑन इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इस एक्ट में ये जो भी बातें मैं बता रही हूँ ये सब ना आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। और इसमें ना मैंने बार बार आपको प्रोविडेंट फंड की बात की गई है। तो इस एक्ट में बेसिकली ना ये प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग है, ये प्रोविडेंट फंड से डील करता है। प्रोविडेंट फंड होता क्या है ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक्ट जो है प्रोविडेंट फंड बेसिकली वो चीज़ है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो दोनों मिलकर के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ अमाउंट पैसे का, और वो क्या जो एम्प्लॉयर है वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर अमाउंट को एक जगह पे जो है वो डिपॉजिट करता है। और डिपॉजिट करता है तो इस पे ना इंटरेस्ट भी मिलता है डिपॉजिटेड अमाउंट पे। तो ये जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो इंटरेस्ट रेट के साथ रेट जो है वो इंक्रीज होता रहता है और एक एक्यूमुलेट अकाउंट जो अमाउंट है वो हो जाता है और इंटरेस्ट भी इसका एक जगह पे जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब कोई भी पर्सन रिटायर हो जाता है या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, ये पैसा या तो उस पर्सन को मिलता है या तो अगर उसकी डेथ हो गई हो तो उसके डिपेंडेंट्स को ये पैसा। एक तरीका है सेविंग करने का। अगर हम लोग मान लेते हैं हम सेविंग करने का सोचते हैं तो भी हम सेविंग नहीं कर पाते, हर टाइम हमारी कुछ ना कुछ नीड्स रहती है। तो अगर ये पर्टिकुलर लॉ बना है ना तो इसी पर्पज से कि जो है सेविंग को प्रमोट करने के लिए बना है। आगे हम लोग इसके ऑब्जेक्ट में भी डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्ट है वो सेविंग को प्रमोट करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि व्हाट इज़ ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता क्या है। तो जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है एक तरीके की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि जितने भी सैलराइज्ड एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मैंने क्राइटेरिया भी बता दिया कि कितनी सैलरी होती है, 15,000 या 15,000 से लेस, इंक्लूडिंग डियरेंस अलाउंस वगैरह जो है वो सारे को इंक्लूड करके अगर किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी एम्प्लॉय की इतनी सैलरी है तो ये एक्ट जो है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है। ये जो स्कीम है वो एडमिनिस्टर होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या कि ये जो एक्ट है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये स्टैट्यूट जो है इसके अंदर जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है इनके रिलेटेड जो भी मैटर्स है उनको एडमिनिस्टर करे, उनको डील करे। और ये किस मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो ईपीएफ स्कीम है, इसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि इसमें होता क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो सर्टेन अमाउंट जो होता है उसको मिला करके कंट्रीब्यूट करके वो एक पर्टिकुलर जगह पे इसको डिपॉजिट करते हैं जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो कितना अमाउंट करते हैं? 12%। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 12% और 10% का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे मतलब ये कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है। ये एक्ट जो है ना वो एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। मतलब हम देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर बहुत सारे स्कीम्स हैं जो बनाए गए हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए। इतना पढ़ने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या ये सभी एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है? तो इसका आंसर है नो। ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है जिनकी सैलरी जो है वो 15,000 या 15,000 से कम है। डियरेंस अलाउंस वगैरह सब मिला करके अगर उस किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है तो उनके ऊपर अप्लाई होता है। और ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया, पैन इंडिया में मतलब अप्लाई होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज़्यादा पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कंपलसरी है कि उनको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। और ये जो एक्ट है ये उन पे अप्लाइज होगा, मतलब जो भी एम्प्लॉय है जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिन फैक्ट्री और इंडस्ट्री के बारे में इस एक्ट के शेड्यूल 1 में बताया गया है। ये बात भी दिमाग में रख लेना चाहिए कि अगर एक बार मतलब स्टार्ट हो गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मतलब एम्प्लॉय जो है वो 20 या 20 प्लस मतलब एम्प्लॉयज़ है और वहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो अगर वहाँ एम्प्लॉय कम भी हो जाते हैं, 19 हो गए या 18 हो गए, तो उसके कारण ये जो है ये बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यूटी में जो प्रोविडेंट फंड है वो जनरेट होना शुरू ही रहे। अब हम लोग ना कुछ केसेस देखेंगे जिसमें बोला गया था कि मतलब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है या कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे ये जो है ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है 1952 का वो अप्लाई होगा। तो पहला है गुड सैफर्स पब्लिक स्कूल वर्सेस ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये बोला गया था कि अगर किसी भी स्कूल में 20 या 20 प्लस एम्प्लॉयज़ है तो वो वॉलंटरली क्या कर सकते हैं, अपना एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ये आ गया हमारा नशरुद्दीन बीडी मर्चेंट लिमिटेड वर्सेस सीपीएफ कमिश्नर। इस केस में भी ये बोला गया था कि जो भी होम वर्कर्स है जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू अपॉइंट हुए हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। लास्ट वन है हमारा अनामम्मा इम्पे वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर। इस केस में ये बोला गया था, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, कि अगर एक बार स्टार्ट हो गया मतलब प्रोविडेंट फंड जनरेट होना तो अगर एम्प्लॉयज़ कम भी हो गए 20 से तो भी ये जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। अब हम लोग ना थोड़ा देख लेते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो जो सेक्शन 16 क्लॉज 1 जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, उसमें ना इनके बारे में बताया गया है कि किस किस क्राइटेरिया में जो है ये जो एप्लीकेबल नहीं। पहला तो इसमें क्या कि अगर कोई भी फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट जो कि रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर, तो वहाँ पे ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। और अगर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड है लेस देन 50 मेंबर्स के साथ तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई भी पब्लिक के सेक्टर के जो ऑफिसेज है, रेलवेज, गवर्नमेंट बैंक्स हो गए या डिफेंसेस, यहाँ पे जो भी है इनका जो अलग ही प्रोविडेंट फंड का एक अपना क्राइटेरिया होता है, तो उस पर ना वो एक्ट अप्लाई होगा। हमारा ये जो एक्ट है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ वगैरह पे जो जिनके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से लेस है उनके ऊपर अप्लाई होगा। और कोई भी एम्प्लॉय जिसको ना बेनिफिट्स या फिर पेंशंस वगैरह जो है वो किसी और अदर एक्ट में मिल रहा है तो वो वहाँ पे जाके बेनिफिट्स लेंगे, इस एक्ट में उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्ट स्कोप जो है इस एक्ट के क्या क्या हैं। तो इस एक्ट में कुछ नीचे जैसे लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को बनाने के पीछे। सबसे पहला तो है कि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडस्ट्रियल वर्कर्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जैसे अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर
पब्लिक सेक्टर की तरफ क्यों भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे मतलब पेंशन स्कीम्स या बहुत सारी मतलब प्राइवेट सेक्टर से बहुत हद तक सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है, इस करके लोग वहाँ भागते हैं। तो क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में भी लाने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। दूसरा हमारे पास टू प्रोवाइड मनी टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स आफ्टर अर्ली डेथ। अगर कोई भी जो एम्प्लॉय है वो वर्क कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्रीज के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो उनके डिपेंडेंट्स, अगर उनकी डेथ हो गई तो फिर तो उनके डिपेंडेंट्स तो उनके ऊपर डिपेंड है, तो फिर उनको क्या करते हैं, उनको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट देने के लिए एज अ कंपनसेशन। तो क्या होता है कि ये एक्ट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाया गया था। अब हमारा है तीसरा, टू प्रोवाइड काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू द इंडस्ट्रियल वर्कर। जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। तो ये तो इसका मेन ऑब्जेक्ट हो गया कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करना टू द एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड रिटायरमेंट एंड द ओल्ड एज बेनिफिट्स। आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब क्या है रिटायरमेंट और ओल्ड एज बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और इसके बाद हमारा टू प्रोवाइड रिस्क फ्री डिपॉजिट एसोलरेशन, और देन आफ्टर है इट ऑल्सो इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स ऑफ द सेविंग। मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि ऐसे तो हम सेविंग कर नहीं पाते, जिनकी मतलब सैलरी 15,000 से कम है उनको तो डेली नीड्स ही उनकी फुलफिल नहीं होती, तो वो शेविंग क्या ही करेंगे। तो ये जो एक्ट है वो पर्टिकुलर सेविंग को प्रमोट करने के लिए, इस हेल्दी हैबिट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस एक्ट के स्कोप के बारे में। इस एक्ट का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक्ट है, जैसे हम लोगों ने पहले एप्लीकेबिलिटी इस एक्ट के बारे में पढ़ा कि ये सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल जो भी मतलब अदर सेटलमेंट्स है, अदर इस्टेब्लिशमेंट है, और शेड्यूल 1 के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ के बारे में इस एक्ट में बताया गया है वहाँ ये अप्लाई होता है। वो हर एक एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है जिनकी सैलरी जो है, जिनकी बेसिक वेजेस जो है मतलब डियरेंस अलाउंस वगैरह इंक्लूड करके 15,000 या 15,000 से कम है, उनके ऊपर अप्लाई होता है ये सिर्फ। और ये भी हम लोगों ने कुछ केस लॉस के थ्रू देखा कि ये जो है वो होम वर्कर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एंगेज्ड है उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। और स्कूल में अगर 20+ एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे भी ये अप्लाई होता है। और ये एक इसका सबसे मेन है जो इसके स्कोप को वाइडर बनाता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज में अगर एक बार प्रोविडेंट फंड जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो अगर वहाँ एम्प्लॉयज़ कम भी हो गए तो भी ये जो प्रोविडेंट फंड है वो जनरेट होना कंटिन्यूटी में ही चलेगा। मे बी इसके परसेंटेज कम हो सकते हैं बट ये कंटिन्यूटी में रहेगा। इस एक्ट में ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, उनके पास ना डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकती है इस एक्ट के प्रोविजंस को नॉन फैक्ट्री यूनिट्स और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी। मतलब ये कि अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट मतलब इस एक्ट के प्रीमाइसेस के अंदर या जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता है, अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री जिसमें 20 से कम एम्प्लॉयज़ है और बट वो विलिंगली चाहती है कि वो भी प्रोविडेंट फंड जनरेट करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उनको अलाउ कर सकती है, उनको पावर दे सकती है कि वो भी प्रोविडेंट फंड जो है वो जनरेट करें। आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऑब्जेक्ट, इसके स्कोप। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या इस एक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। मैं आपके मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस एक्ट का, जो कि है स्कीम्स। इस एक्ट के अंदर टोटल 3 स्कीम जो है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहला तो है सेक्शन 5 के अंदर जो कि है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। ये जो स्कीम है ये बनाया गया था टू प्रमोट द रिटायरमेंट सेविंग। इसका मेन एम ही यही है कि रिटायरमेंट सेविंग को प्रमोट करना। और नेक्स्ट हमारा स्कीम है सेक्शन 6A के अंदर दिया हुआ है जो कि है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, जो कि मेन एम इसका क्या था कि पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन को प्रोवाइड करना।
और हमारा लास्ट स्कीम है जो कि सेक्शन 6C में दिया गया है, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 का है ये। और इसका एम क्या था, रिलीफ टू द फैमिली इन सडन डेथ। अगर किसी भी एम्प्लॉय की अगर सडन डेथ हो जाती है तो उनके जो फैमिली मेम्बर है, जो उनके डिपेंडेंट्स है, उनको उस केस में कुछ कंपनसेटरी अमाउंट जो है वो मिल सके, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो इसके लिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसका ये मेन है, एम है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 को डिस्कस करते हैं डिटेल। अब जैसा कि इसमें हम लोगों को पता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, फिर बाद में बताया भी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो मैं उसको फिर से नहीं लूँगी। आप वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करूँगी। कंट्रीब्यूशन मैंने ना आपको पहले भी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के डेफिनेशन के अंदर बताया था कि इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो है वो सर्टेन अमाउंट जो है, जैसे 12% मैंने बताया था, तो इसमें ना 12% और 10% का क्राइटेरिया होता है। कहीं कहीं पे 12% होता है और किसी किसी कंडीशन में 10% जो होता है वेजेस का वो एम्प्लॉयर भी देता है और एम्प्लॉय भी देता है। दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें इक्वल होता है। और अगर एम्प्लॉय जो है, क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है, उसके बेटरमेंट के लिए बनाया गया है, तो अगर एम्प्लॉय जो है वो अगर खुद से वॉलंटली वो चाहता है कि मैं ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से जो है वो ज़्यादा जो है वो कर सकता है। 10% किस किस केसेस में होता है, ऐसे नॉर्मल केसेस में तो 12% ही है, बट 10% होता है एम्प्लॉयज़ अगर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है जहाँ पे लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे यहाँ 10% जो है प्रोविडेंट फंड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और सिक इंडस्ट्रीज़, तो सिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि फाइनेंशियली वीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, तो इस केस में हम 10% जो है वो प्रोविडेंट फंड जनरेट करेंगे। और जूट, बीड़ी, ब्रेक, क्वार और गर एंड गम फैक्ट्रीज जो है, इन फैक्ट्रीज को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहते। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो 10% प्रोविडेंट फंड जो है वो जनरेट करते हैं, ताकि इसकी प्रमोशन जो है वो ज़्यादा ना हो और एम्प्लॉयज़ इसकी तरफ ज़्यादा ना बढ़ें। बात करें अगर इस स्कीम की एप्लीकेबिलिटी की, तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, सारे फैक्ट्रीज या अदर इस्टेब्लिशमेंट में। बट जो टी फैक्ट्रीज जो कि स्टेट ऑफ असम में है, ये जो स्कीम है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं विड्रॉल फ्रॉम द फंड। अगर कोई भी पर्सन जो है वो विड्रॉ करना चाहता है इस फंड से, तो वो अलाउड है पर्टिकुलर 3 कंडीशन में। पहला क्या है, परचेज ऑफ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या होता है, अपना घर। आप अगर अपना घर खरीदना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो जैसे हम लोगों को पता है कि किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसमें से एक ये जो मकान भी आता है। तो क्या जो इस केस में क्या है कि आप इस फंड से विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप ड्वेलिंग हाउस खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप उस कर्ज को जो है उतारना चाहते हैं, उसकी पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आप इस फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से पहले भी अगर आप चाहते हैं, आपको कुछ जरूरी काम है, तो आप जस्टिफिएबल रीजन दे करके आप यहाँ से जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। बताया था कि ये स्कीम क्या है, इसके अंदर हमें कब पैसा मिलता है। जो हम लोगों ने पर मंथ जो है वो डिपॉजिट किया है, ये लास्ट में मिलता है जब आप रिटायर हो जाते हो, या जब किसी भी कंडीशंस में अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है, तब आपको मिलता है। बट कुछ कुछ ऐसे भी कंडीशंस है जिसमें ना आप एडवांस में ले सकते हो और आपको रीपेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन, जैसे आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, या आप अपने बच्चों की पोस्ट मैट्रिकुलेशन, जो हायर एजुकेशन आपके बच्चे करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों की शादी के लिए ये जो पैसे है वो एडवांस में ले सकते हैं और आपको इसके लिए रीपेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे स्कीम की तरफ जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, जो है सेक्शन 6A में डिफाइंड एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम।
पहले ही बताया था कि ये जो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है इसका मेन एम क्या होता है कि पोस्ट जो रिटायरमेंट पेंशन है वो प्रोवाइड करना। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम करती है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम को किस पर्पस के लिए, सुपर एनुएशन पेंशन, मतलब रिटायरमेंट के टाइम आपको जो पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन दी जाती है उसके लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को बनाती है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी डेथ हो गई तो जो आपकी विडो या विडोअर जो है उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, या इन द केस अगर आपकी डेथ हो गई और आपका जो स्पाउस है उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी तो आपका जो चाइल्ड है वो ऑर्फन हो जाता है, तो उनको पर्टिकुलर जो है कुछ अमाउंट जो है वो पेंशन के तौर में प्रोवाइड करने के लिए ये जो एक्ट है इसको बनाया गया था। अब हम लोग इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंट्रीब्यूशन में क्या क्या है। तो एम्प्लॉय जो है वो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, इसमें जो है वो एम्प्लॉयर की ही कंट्रीब्यूशन होती है जो कि होती है 8.33% ऑफ हिज बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेस के अंदर क्या डियरेंस अलाउंसेस और रिटेनिंग अलाउंसेस भी इंक्लूड हो गया। तो जैसे कंट्रीब्यूशन आपको समझ आ रहा है कि 12% जो है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर मतलब करते हैं, और इस स्कीम के अंदर क्या है एम्प्लॉयर जो है वो 8.33% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अब है पेंशन फंड। पेंशन फंड क्या होता है, ये एक ऐसा फंड है जो पेंशन, जो ऊपर मैंने बताया कि विडो या विडोअर या ऑर्फन चाइल्ड को पेंशन प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर फंड जो है वो बनाया जाता है। ये बनाता कौन है, ये जो है वो सेंट्रल बोर्ड जो है इस एक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया था, वही इस पर्टिकुलर एडमिनिस्टर करता है और इसमें बनाता है। इस एक्ट में ना और इस स्कीम के अंदर ना ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सा पर्सन जो है मतलब कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो कैसे रिजॉल्व होगा, किस तरीके के एम्प्लॉय जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे और कितनी कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर करेगा। तो ये सारे जो है मतलब शेड्यूल 2 जो है इस एक्ट का उसके अंदर बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी। अब हमारा लास्ट स्कीम है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि सेक्शन 6C ऑफ दिस एक्ट में मतलब बताया गया है। इसके अंदर इसका मेन एम क्या था इस पर्टिकुलर एक्ट, इस पर्टिकुलर स्कीम को बनाने का, कि जो भी डेथ हो जाती है अगर किसी भी एम्प्लॉय की अनफॉर्चुनेटली, तो उनको जो है ये प्रोवाइड कंपनसेटरी अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए ये जो पर्टिकुलर स्कीम है उसको बनाया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इस एक्ट को बनाया था और ये इफेक्ट में कब आया था, 1 सितंबर 1976 से, और ये जो है वो हर एक फैक्ट्रीज और अदर इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होती है एक्सेप्ट जो टी फैक्ट्रीज है स्टेट ऑफ असम में उनके ऊपर। और दूसरी बात इसमें ये बोली गई है कि मैंने बताया था ना कि इसमें जो ये देने का जो क्राइटेरिया है कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को इसके अंदर कवर किया जाता है, तो जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से लेस है। और ये चीज़ आई कब से थी, तो 1 सितंबर 2014 से ये कंटिन्यूटी में चल रही है कि 15,000 जिनकी मतलब सैलरी है या उससे कम जिनकी सैलरी है उनके ऊपर ये एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। और पहले ये क्राइटेरिया क्या था कि 6,500 था। और इस इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो बेनिफिट है वो कितने मिलेंगे, तो 2.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, जो भी है किस कंडीशंस में पर्सन की डेथ हुई, ऑक्यूपेशनल डिजीज थी या क्या थी, उन सब बेसिस पे जो है वो मिलता है। है कंट्रीब्यूशन, तो इसमें भी जो ये जो स्कीम है इसके अंदर भी जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर ही करता है, एम्प्लॉय नहीं करता, और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 1% ऑफ द मंथली बेसिस से ज़्यादा नहीं होगी। तो अब हमारा ये जो स्कीम है वो समझ मतलब ख़त्म हो गया है। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्कीम मतलब 3 स्कीम है हमारे पास और उसके अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की है, कितनी एम्प्लॉय की है, पेंशन फंड क्या होता है, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ये सब आई होप कि समझ आ रहा हो। हम लोग इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अथॉरिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, जो कि इसमें अथॉरिटीज़ जो भी इस एक्ट के अंदर हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो अथॉरिटी है वो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और ये जो कमिश्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है और इनका काम क्या होता है, नेशनल लेवल पे इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करना और देख रेख करना कि नेशनल लेवल पे इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविज़न
प्रोविज़न को कोई वायलेट ना करे। अब दूसरा है हमारे पास रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसको जो है वो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए अपॉइंट करती है, और इनका काम होता है उस पर्टिकुलर रीज़न में, जिस रीज़न के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना और इन्फोर्समेंट करना इस एक्ट के प्रोविजंस को। इनका काम क्या होता है, ये इंश्योर करना कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लाइज मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इस एक्ट के बिना वॉयलेट प्रोविजंस को बिना वॉयलेट किए हुए वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अब हमारा थर्ड है, इसमें जो है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। इसका काम क्या होता है, ये रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को जो असिस्ट करता है ताकि वो जो अपनी ड्यूटीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, और इसकी जो मतलब जूरिसडिक्शन होती है वो स्पेशल एरिया के ऊपर और स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट जो होती है उनके ऊपर होती है। अब हमारा फोर्थ वन है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि इसका क्या काम होता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस है इनको जो है वो कैरी ऑन करवाना अच्छे तरीके से, कैसे इंस्पेक्शन कंडक्ट करके, इंक्वायरीज करके, इन्वेस्टिगेशन करके कि कहीं पे इस एक्ट का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा। और ये क्या करते हैं, इनका मतलब काम बेसिकली ये होता है कि ये कोई भी मतलब एक्शन वगैरह ले सकते हैं अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जो है इस एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट करते हैं तो। अब लास्ट हमारी जो अथॉरिटीज़ है इस एक्ट के अंदर वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करती है, अपील्स को हियर करती है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एनी अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट। तो इसी के साथ जो हमारा पार्ट 1 है इस वीडियो का एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट का वो ख़त्म होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, और फिर देखा कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने देखा इस एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है, क्या क्या स्कोप हैं, और 3 स्कीम्स जो है उसको थोड़ा डिटेल में देखा, और अथॉरिटीज़ के बारे में देखा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व्ड है, इस एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, और इसके प्रोविजंस को अगर कोई वायलेट करता है तो उनको पनिश भी करते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझ आएगा और अच्छे तरीके से आप ध्यान से पढ़ना। और आपको ये अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।